हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एग्जीक्यूटिव इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कार्यपालिका। इसमें हम मोनार्की यानी वहाँ पे राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो राजा है वो किस प्रकार की भूमिका निभाता है। पूरे लेक्चर में को हम कुछ इस तरीके से बांटेंगे। सबसे पहले हम क्राउन का मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्राउन में और किंग में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम किंग के पास जो पावर्स हैं वो देखेंगे, फिर देखेंगे कि जो पावर इसको सैद्धांतिक रूप में प्राप्त है क्या वो इसको वास्तव में भी मिली हुई है। इसके बाद देखेंगे कि इंग्लैंड की जो कहावत है कि राजा कभी गलती नहीं करता, ऐसा क्यों कहा जाता है। और फिर देखेंगे कि आज जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र का बोलबाला है, पूरी दुनिया गणतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को अपनाती है, तो इंग्लैंड में राजतंत्र के होने का क्या औचित्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में राजतंत्र का उद्भव 600 एडी से माना जाता है, जब डेनमार्क की एक एंग्लो सेक्शन जाति ने ब्रिटेन के ज़्यादातर हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। और ये जाति जो थी वो बेसिकली 7 राज्यों में उस समय बटी हुई थी और ये सातों आपस में लड़ते रहते थे। लास्ट में 9th सेंचुरी के शुरू में जो राजा एल्बर्ट थे उसने इन बाकी सबको परास्त करके इंग्लैंड में एक तरीके से एक छत्र शासक बन गया था वो उसका। और उसके शासन काल में जो कि 802 से लेके 839 तक चला, इसमें इंग्लैंड ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की। इसके बाद जब 1066 में नॉर्मन राजा विलियम आया तो उसने इंग्लैंड पे जीत हासिल की और उसने वेल्स और आयरलैंड को भी इंग्लैंड का अंग बना दिया। इसी प्रकार से आगे चल के जब जेम्स प्रथम आए तो इन्होंने धीरे धीरे राजतंत्र को और ज़्यादा मजबूती दी। हालांकि हम देखते हैं कि 11 साल तक 1649 से लेके 1660 तक ब्रिटेन में गणतंत्रीय शासन रहा, लेकिन इन 11 साल के बाद ये वहाँ फिर से जो राजतंत्र है वो आ गया था। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में राजतंत्र काफ़ी पुराना है। और इवन ये तक कहा जाता है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उस समय मिस्र का जो बादशाह था फारूक, वो अक्सर ऐसा कहा करता था कि दुनिया में सिर्फ 5 बादशाह बचे रहेंगे, 4 ताश के पत्तों के और एक इंग्लैंड का। और उसके इस कथन में काफ़ी सच्चाई लगती है अगर हम आज के दौर में वहाँ पे राजतंत्र को देखते हैं। आज हमें यूरोप के किसी भी बड़े देश में राजा का पद देखने को नहीं मिलता है। आप एशिया अफ्रीका में देखेंगे तो धीरे धीरे राजतंत्र खत्म हो रहा है। इवन खुद जो बादशाह फारूक जिसने ये बात कही उसको अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड में आज भी सम्राट का पद कायम है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वहाँ की जो जनता है वो सम्राट के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना दिखाती है। तो ये जो अब हम ये जो लेसन करेंगे, इस लेसन में हम देखेंगे कि वहाँ पे जो सम्राट है उसका कानूनी या वास्तविक महत्व क्या है। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि क्राउन का क्या मतलब है, यानी सम्राट और ताज में क्या अंतर है। सबसे पहले तो जब हम क्राउन या ताज की बात करते हैं तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ताज एक ऐसी संस्था है जिसमें किंग के साथ कैबिनेट, पार्लियामेंट ये शामिल हो जाते हैं। यानी कि किंग, कैबिनेट और पार्लियामेंट ये तीनों मिलकर जिस चीज़ का निर्माण करती हैं उसे क्राउन बुलाया जाता है। जबकि किंग तो आपको पता ही है केवल अकेला एक व्यक्ति है। तो इसीलिए जो मुनरो है उन्होंने कहा है द क्राउन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्राउन इज नॉट जस्ट अ हेड गियर, ये केवल सर पे पहनने वाला एक ताज नहीं है, बल्कि एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जो इंग्लैंड में सोवरेनिटी की पावर को एक्सरसाइज करता है, वहाँ पे संप्रभुता को लागू करता है। ठीक है। इसके बाद इनके बीच में जो अंतर है उनको और क्लियरली देखने के लिए हम कह सकते हैं कि किंग इज एन इंडिविजुअल, जो सम्राट है वो एक व्यक्ति है, बट क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन, राज ताज जो है वो एक संस्था है जिसमें सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद सभी शामिल हैं। दूसरा, किंग इज मॉर्टल, यानी जो सम्राट है वो पैदा होता है और मरता है, पर ताज है वो अमर है, यानी ये जो पद है वो हमेशा है, इस पद पर केवल व्यक्ति बदलते रहते हैं।
इनके बीच तीसरा अंतर ये है कि किंग जो है वो एक बॉडी है, वो केवल एक शरीर है, लेकिन क्राउन वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो दिखाई नहीं देता, वो एक केवल एक सोच है। किंग इज अ पार्ट ऑफ क्राउन, और जैसा कि हमने देखा क्राउन तीन चीजों से मिलके बनता है, तो किंग उसका केवल एक भाग मात्र है। किंग जो है वो नॉमिनल हेड है, वो केवल नाम मात्र का मुखिया है, लेकिन जो क्राउन है, क्योंकि ये तीनों मिलकर शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वास्तव में ये वास्तविक हेड है। तो आई होप आपको अंतर समझ आ गए होंगे। आइए अब देखते हैं कि जो ताज की शक्तियां और काम क्या क्या हैं। जो ताज की शक्तियों के स्रोत हैं, जो क्राउन की पावर के स्रोत हैं, वो बेसिकली दो हैं। एक तो रॉयल प्रेरोगेटिव्स, यानी जो कह सकते हैं कि राजा की जो बची कुची शक्तियां हैं, जिनको राजा कभी निरंकुश था तब प्रयोग किया करता था, और उसके बाद वो शक्तियां जो अभी उसके हाथों में बची रह गई है, जिनको सीमित नहीं किया गया है, एक वो। और दूसरे जो टाइम टू टाइम कांग्रेस ने जो, सॉरी, वहाँ की जो पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, उन कानूनों के द्वारा जो शक्तियाँ उसके हाथ में रह गई हैं। तो ये क्या क्या शक्तियाँ हैं, आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि राजा की कार्यकारी शक्तियाँ या एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं। हम जानते हैं कि जो सम्राट है, जो राजा है, वो देश का सबसे ऊंचा शासक होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, और सारी कार्यकारी का जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो उसी में निहित की गई हैं। उनका उपयोग वो खुद या अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से करता है, और इसके लिए वो क्या करता है, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसका मतलब मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है। तो इसके अलावा भी वो और बहुत सारी हाई जो उच्च पद हैं उनके ऊपर नियुक्तियां करता है। जैसे हम देखते हैं कि जो सैनिक पदाधिकारी हैं, या जो बिशप हैं, या जो हायर पोस्ट सिविल सर्विसेज की हैं, या न्यायाधीश हैं, या उपनिवेशों में जो गवर्नर हैं, राजदूत हैं, तो इस तरीके की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो अपॉइंटमेंट भी राजा के द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा ये इंग्लैंड की जो जितनी भी सेनाएं हैं, उन सेनाओं का कमांडर इन चीफ समझा जाता है। दूसरे देशों से आने वाले राजदूतों को ये स्वीकार करता है, अपने राजदूत दूसरे देशों में भेजता है। और अगर जरूरी हो, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और संसद के कानून को अमल में लाना हो, तो उसके लिए भी कई बार आवश्यक आदेश दे सकता है, घोषणा कर सकता है ना। खुद ये पब्लिक प्रॉपर्टी का मालिक माना जाता है। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, वो सारी इसकी कार्यकारी शक्तियां मानी जाती हैं। आइए बात करते हैं इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियों की। जो विधि निर्माण के क्षेत्र में ये बेसिकली संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि ये संसद का अधिवेशन बुलाता है, उसकी समाप्ति करता है, ये कॉमन सभा को भंग कर सकता है। और वहाँ पे जो जब भी कोई नई संसद का निर्माण होता है, तो उसके फर्स्ट सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से ही होती है, जिसमें वो बताते हैं कि सरकार की नीतियां या योजनाएं किस प्रकार की होंगी। तो मंत्रियों के माध्यम से जो सम्राट है वो बहुत सारे विधेयक संसद में रखवाता है, या जो संसद विधेयक पारित करती है उन पे अप्रूवल देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स हैं या ऑर्डर इन काउंसिल हैं, वो जारी करता है, कई रूल रेगुलेशंस की घोषणा करता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे इंडियन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है, कुछ कुछ इसी प्रकार के आदेश ये जारी कर सकता है, और ये व्यवहार में उतने ही प्रभावी होते हैं जितने कि संसद के द्वारा पारित कानून। आइए अब देखते हैं इसकी जुडिशियल पावर्स यानी न्यायिक शक्तियों को। वहाँ पे इंग्लैंड में आज भी सम्राट को न्याय का स्रोत या फाउंटेन ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। और न्यायिक क्षेत्र में ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में जाना कि किस प्रकार से वहाँ 2005 के एक संवैधानिक सुधार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसके जितने भी जजेस हैं उनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा लॉर्ड चांसलर की नियुक्ति करता है। अगर कोई व्यक्ति
किसी कानून का उल्लंघन करता है, कोई अपराध करता है, तो सम्राट को उसे क्षमादान देने की या उसके दंड को कम करने की ये शक्ति प्राप्त है। हालांकि वो ऐसा गृह मंत्रालय के परामर्श से करता है, पर ये शक्ति उसे मिली हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट हैं या जो डोमिनियन स्टेट्स हैं या कॉलोनीज हैं, उनमें अगर कोई किसी प्रकार का न्यायिक निर्णय दिया गया है तो उसके खिलाफ ये अपील सुनने का अधिकार भी रखता है। ये थी इसकी न्यायिक शक्तियाँ। इसके अलावा हम देखेंगे तो जो सम्राट है, जो किंग है, उसको विदेश मामलों से संबंधित भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जैसा कि हमने राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति के बारे में बात की। इसके अलावा उसे किंग या क्वीन को फाउंटेन ऑफ ऑनर भी माना जाता है, यानी वो क्या करता है, बहुत सारी उपाधियां प्रदान करता है ना। तो जितने भी ऑनर एंड अवार्ड्स हैं वो उसके हाथ से दिए जाते हैं, जो बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए उसको ऑनर ऑफ फाउंटेन ऑफ ऑनर भी माना जाता है। इसके अलावा उसको सुप्रीम हेड ऑफ चर्च यानी सर्वोच्च धर्म अधिकारी माना जाता है, यानी इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड में जितने भी चर्च हैं उन सब का अध्यक्ष कौन है, राजा या रानी है। तो एक्चुअल में अभी तो हमने इनकी केवल वो शक्तियां देखी जो संवैधानिक तौर पर इनके पास हैं, जो कानूनी तौर पर इनके पास हैं। आइए अब देखते हैं कि सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है। जब हमने पीछे इसकी संसद की साथ में देखा कि कानून बनाने की शक्तियां किस प्रकार की हैं या कार्यकारी शक्तियां किस प्रकार की हैं, इसकी विदेशों से संबंधित शक्तियां कैसी हैं, ये किस प्रकार से सारी सेनाओं का अध्यक्ष है, किस प्रकार से ये सारे चर्चों का अध्यक्ष है, तो ये सारी चीजें देखने पे ऐसा लगता है कि भाई इसके पास तो बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, जो देखने में बड़ी डरावनी सी लगती है। लेकिन सम्राट उनका उपयोग करने लगे अगर सच में, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि आज भी निरंकुश बन सकता है। लेकिन हम देखेंगे कि कानूनी शक्तियों के आधार पर हमें सम्राट की वास्तविक स्थिति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसके लिए हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे समय समय पर जो बिल ऑफ राइट्स आए, या संसदीय सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं, या ब्रिटिश संविधान की क्या परंपराएं रही हैं। वास्तव में जो ब्रिटेन है वहाँ पे सम्राट एक संवैधानिक शासक होने के नाते काम करता है। इसीलिए इसकी वास्तविक स्थिति का सही सही अंदाजा लगाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो क्या करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो सम्राट है वो शासक तो है, पर वो शासन नहीं करता। द सोवरन रीन्स बट ही सीज टू रूल। इसका यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो राजा है वो पहले निरंकुश हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे अधिकार राजा के हाथों से निकल करके क्राउन यानी राजा, संसद और जो अदर एग्जीक्यूटिव जो मंत्रिमंडल वगैरह हैं उनके हाथों में आ गई है। तो इसलिए जो विधि निर्माण है, प्रशासन है या अर्थव्यवस्था है, इसमें वो सारे मामलों में काम अपने खुद की मर्जी से नहीं करता, बल्कि मंत्रियों की सलाह से करता है ना, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। तो इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि जो अ, मतलब एक बार जो एडवर्ड अष्टम थे वहाँ के राजा, उनके बारे में तो एक उदाहरण देते हुए ऐसे बोला जाता है कि सम्राट जो है वो इतना ज्यादा निर्भर है इन संस्थाओं के ऊपर कि वो अपनी मर्जी से अपनी शादी तक नहीं कर सकता। क्योंकि 1936 में जो किंग एडवर्ड थे उनको इसलिए अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वो एक तलाकशुदा महिला सिम्पसन से शादी करना चाहते थे, जो रिश्ता संसद को मंजूर नहीं था। और इस उदाहरण को सामने रख के ऐसा कहा गया है कि जो सम्राट है वो मात्र दर्शक बनकर रह गया है, वो राजनीति के खेल में सक्रिय भागीदारी नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सम्राट है उसकी शक्तियां पूरी तरीके से लुप्त नहीं हुई हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं। सम्राट के जो अधिकार थे जिनको वो अकेले यूज करता था, वो बेशक से मंत्रियों के हाथों में चले गए हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम उसे बहुत सारे मामलों में केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं कह सकते। बैघोट के अनुसार जो सम्राट हैं वो आज भी 3 अधिकारों से युक्त है। इसमें है सलाह देने का अधिकार, आपका राइट टू एनकरेज यानी प्रोत्साहन देने का अधिकार, और राइट टू वार्न चेतावनी देने का अधिकार। और
मतलब जो सम्राट है वो इन चीज़ों का यूज़ भी करता है, और कई बार ऐसा लगता है कि जो सम्राट है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को इन 3 अधिकारों का प्रयोग करके सही राह पर ले आता है। और कई बार हम देखते हैं कि कुछ जो ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें सम्राट सक्रिय भूमिका निभाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था होने की वजह से ये जरूरी है कि जिस पार्टी का बहुमत हो उसकी सरकार बने। लेकिन अगर ऐसा हो कि कॉमन सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ही ना मिले, तो उसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। यानी वो जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री पद के लिए बुला सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री को अगर हटाना हो तो उसमें भी कई बार वो अपने विवेक का प्रयोग करता है, या कॉमन सभा को भंग करना हो। तो इसके अलावा वो जो है वो सिंबल ऑफ यूनिटी है, यानी ब्रिटिश एकता का प्रतीक है। जो ब्रिटेन हम जानते ही हैं कि ये अलग अलग आइलैंड से मिलके बना है, जो इसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और जो नॉर्थ आयरलैंड है ये शामिल हैं। तो इन सब की एकता का प्रतीक, और ना केवल इन सब की एकता का प्रतीक है, बल्कि हम देखेंगे कि जो देश पहले कभी इंग्लैंड की कॉलोनी रहे हैं, जिनको हम कह सकते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नाम से जिन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप का अध्यक्ष भी ये है। तो इसीलिए उनकी यूनिटी को भी ये दिखाता है। तो फाइनली ये इसका एक्चुअल रोल है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इसको कानूनी तौर पर तो बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं, लेकिन काफ़ी शक्तियों का प्रयोग ये बिना किसी परामर्श या सलाह के नहीं करता है। तो आइए अब देखते हैं कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे आज भी राजतंत्र क्यों जीवित है। आखिर वहाँ पे राजा के पद का क्या औचित्य है। 1649 का जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि वहाँ पे 11 साल तक गणतंत्र रहा था। इस समय वहाँ पे जो राजा थे चार्ल्स प्रथम, उनकी हत्या कर दी गई थी, और इसी के साथ राजतंत्र लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि संसद ने उस समय एक कानून पास किया था और उसमें उसने कहा था कि जो सम्राट का पद है वो बेकार है, वो अननेसेसरी है, वो बोझिल है, लोगों की स्वतंत्रता और जो लोगों के अधिकार हैं उनको हानि पहुंचाता है। तो इस ऐसा बोल के उन्होंने एक तरीके से राजा से अपना पिंड छुड़ा लिया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैसे 1660 में फिर से राजतंत्र की स्थापना हुई, और आज तक वहां पे राजा का पद जो है वो बना हुआ है। तो हर्बर्ट मॉरिसन ने इस सिचुएशन को देख के एक बार कहा था कि संसार का कोई भी नरेश इतना सुरक्षित नहीं है, इतना सम्मानित नहीं है जितना कि ब्रिटेन का राजा होता है। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि भाई जो राजतंत्र है उसके खिलाफ काफी दलीलें दी जाती हैं। जैसे बोला जाता है कि जो सम्राट का पद है वो बेकार है, क्योंकि अगर वो संसद और मंत्रियों की अवहेलना करे तो वो लोकतंत्र में बाधा पैदा करेगा, और अगर उनकी बात मान ले सलाह को तो उसके उसने कुछ काम किया ही नहीं, तो वो नॉन फंक्शनल है, फिर उसको बनाए रखने की क्या जरूरत है। दूसरा, लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये हेरेडिटरी सिस्टम पे आधारित है, पैतृक आधार है इसका, और ये बहुत ज्यादा दोषपूर्ण है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई राजा है वो योग्य है तो उसकी संतान भी योग्य हो, है ना। बहुत ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जो नॉन रिलीजियस रहे, जो कामुक रहे, दुर्बल रहे, जो कायरों तक के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे हेरेडिटरी जो सिस्टम है उसको बनाए रखने का क्या लाभ है। तीसरा, ये भी बोलते हैं कि भाई इस पे फालतू का खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि जो रॉयल फैमिलीज हैं उनको जबरदस्ती जो है फंड रिलीज किए जाते हैं। तो अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो ये सिस्टम के लिए अच्छा होगा। या ये भी बोला जाता है कि जो राजतंत्र और लोकतंत्र हैं ये दोनों आपस में विरोधी मान्यताएं हैं, है ना। क्यों? क्योंकि राजा एक एक रॉयल फैमिली को, एक एक हाई क्लास को दिखाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो अपने आप में अहंकारी हैं, या ये मानते हैं कि वो बाकी जनता से ऊपर हैं। लेकिन लोकतंत्र में सभी लोगों को समान माना जाता है। तो ये इसके खिलाफ भी, इसलिए खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरीके के जो आरोप लगाए जाते हैं, जो दलीलें दी जाती हैं, उनको देखने के बाद ये सवाल उठता है, तो फिर अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि इंग्लैंड में जो गणतंत्र स्थापित किया गया था वो केवल 10-11 साल ही चला, वो खत्म हो गया। और क्या कारण है कि आज भी इंग्लैंड में राजतंत्र को बनाए रखा गया है, और ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि आने वाले सालों में भी वो इसे खत्म करने वाले नहीं हैं।
तो इसके पीछे सबसे पहला कारण है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश पीपल, यानी जो ब्रिटिश लोग हैं उनका रूढ़िवादी स्वभाव। हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव पीपल हैं उनमें रिपब्लिकन सेंटिमेंट्स नहीं हैं। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि गणतंत्र को पसंद नहीं करते हैं, वो राजतंत्र को ही पसंद करते हैं। वो पुरानी संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे अंग्रेजों का इस स्वभाव के बारे में हम यही कह सकते हैं कि भाई वो 1649 से 1689 के बीच में अंग्रेजों ने एक तरीके से देखा गणतंत्र को, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने फिर से राजतंत्र को अपना लिया। और जबकि उन्हें ऐसा सुनहरा मौका मिला था कि अगर वो उस समय इसे खत्म कर देते तो कोई उस पर सवाल भी नहीं उठाता। फिर हम देखते हैं कि जो किंग है वो यूजफुल है, वो उपयोगी है संसदीय सरकार के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संसदीय सरकार है उसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो देश में नाम मात्र का मुखिया होना भी जरूरी है। तो अगर इंग्लैंड में भी राजतंत्र को खत्म कर दिया जाए और वहां पे राजा की जगह भारत या फ्रांस की तरह राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया जाए, तो जो ऐसा व्यक्ति आएगा वो दलगत राजनीति से मुक्त नहीं हो पाएगा और ना देश के लोग उसको उतना ज्यादा सम्मान दे पाएंगे जितना कि वो राजा या रानी को देते हैं, है ना। तो इसलिए इस चीज की वजह से भी, क्योंकि ये संसदीय सरकार के लिए उपयोगी है, इसलिए भी इंग्लैंड में मोनार्की को, राजतंत्र को बनाए रखा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो किंग है वो एज एन एडवाइजर, एक सलाहकार के तौर पर, एक आलोचक या एक फ्रेंड के तौर पर अच्छा काम करता है। और क्योंकि ये लंबे समय तक अपने पद पर बना रहता है तो इसको राजकाज का अच्छा अनुभव होता है ना। ये क्योंकि किसी दल विशेष से नहीं जुड़ा होता, अगर ये किसी पॉलिसी की, किसी सरकार की आलोचना करता है या उसकी बड़ाई करता है तो उससे जनता को अच्छा मैसेज जाता है। जनता इसकी जो एडवाइस है उसको एक तरीके से निष्पक्ष तौर पर देखती है। तो ये जो सम्राट है वो एक तरीके से एक मुख्य परामर्शदाता के तौर पर भी भूमिका निभाता है, इसलिए भी इसे बनाए रखा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के यूनिटी के सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है। अगर वहां पे राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और उसके बाद आप देखिए कि वहां पे किसी राष्ट्रपति को अगर बना दिया गया या जो भी चुना हुआ व्यक्ति आएगा, तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लोग हैं वो उसे उस सम्मान के साथ, उस श्रद्धा के साथ, या आज जो राजा को वो अपने राजा के तौर पर देखते हैं उस तौर पर वो सम्मान उसे नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनकी यूनिटी के सिंबल के तौर पर भी वहां पे मोनार्की को बनाए रखा गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजा बेशक से वहां बना हुआ है, लेकिन राजा कभी भी लोकतंत्र या देश के वृद्धि में, देश के हित में कभी बाधा नहीं बना है ना। जब उन्होंने जिस तरीके का सिस्टम में चेंज करना चाहा है तो सम्राट ने उसको अपनी साथ साथ सहमति देता रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये लोकतंत्र की ग्रोथ में या देश की ग्रोथ में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करता है, तो इसलिए ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है, जो मोनार्की है, उसको ख़त्म करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो मीडिएटर की भूमिका निभाता है। जब भी जो दल, हम जानते हैं वहाँ द्विदलीय प्रणाली है, या किसी भी वजह से जब इनके बीच में मतभेद पैदा होते हैं, गतिरोध पैदा होता है, तो राजा क्योंकि किसी से जुड़ा नहीं होता, निष्पक्ष होता है, तो वो उनके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और दोनों ही उसका सम्मान करते हुए उसकी सलाह को मान भी लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो राजतंत्र है वो वहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट को लिंक करता है। वो दिखाता है कि इंग्लैंड जो है वो पहले क्या था, इंग्लैंड जो है वो आज क्या है। तो इस प्रकार से वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो दिखाता है कि इंग्लैंड ने अपनी जो विकास यात्रा है वो किस प्रकार से की और जो वहाँ के लोग हैं वो उस पर गर्व महसूस करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में राजतंत्र का औचित्य सिद्ध किया जाता है, उसे बनाए रखने के पक्ष में ये बातें कही जाती हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि
जो मोनार्की है वो निरंकुश राजतंत्र से सिमटते सिमटते आज सीमित राजतंत्र में बदल चुकी है, और वो वहाँ के पॉलिटिकल और सोशल लाइफ का अभिन्न अंग बन चुका है। जो लोग हैं वो उसमें इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि चाहे कैसी भी समस्या आई हो, लेकिन उन्होंने किंग को ख़त्म करने के बारे में, उसके पद से हटाने के बारे में कभी नहीं सोचा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। आइए जानते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने जाना कि किस प्रकार से इंग्लैंड में राजतंत्र का उदय हुआ, और कैसे बीच में केवल एक बार 11 वर्ष का ब्रेक आया, उसके बाद से लेके शुरू से आज तक वहाँ पे राजतंत्र जो है वो अस्तित्व में रहा है। फिर हमने क्राउन का मीनिंग और डेफिनेशन देखा, और फिर जाना कि राजा और सम्राट में, राजा और किंग में क्या, सॉरी, किंग और क्राउन में क्या अंतर है। इसके ये अंतर देखने के बाद हमने किंग की पावर्स के बारे में जाना, जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर और अदर पावर्स को पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि जो किंग है उसकी कानूनी स्थिति बेशक से अलग है, लेकिन एक्चुअल में वो किस प्रकार का रोल प्ले करता है। इसके बाद हमने देखा कि इंग्लैंड के लोगों में आखिर राजतंत्र के प्रति ऐसा क्या आकर्षण है कि उन्होंने आज भी राजतंत्र को बनाए रखा हुआ है। उस फाइनली हमने लेक्चर को कंक्लूड किया। तो ये था हमारा लेक्चर। नमस्कार।